साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुतों ने गाया भी होगा। इस गाने में हमारे लोक संगीत में बताया गया है कि साबरमती के वीर यानी महात्मा गांधी बापू ने हमें देश को आजाद कराया, हमें आजादी दी और उनके पुरुषार्थ पराक्रम के कारण हमारा देश आज स्वतंत्र है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन ठहरने की बात है, क्या वास्तव में अकेले महात्मा गांधी ने ही देश को आजाद करा दिया? क्या उनके आंदोलन ने ही एकमात्र देश की आजादी में योगदान दिया? तो यदि इस मुद्दे पे हम गहन विचार करेंगे तो पाएंगे कि नहीं, देश में क्रांतिकारी भी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, देश में अनेक पीजेंट्स का मूवमेंट था, किसानों का, मजदूरों का मूवमेंट था, द्वितीय विश्व युद्ध था। ये सारे कारण थे, इन्होंने मिलकर देश को आजाद कराया। अब जब यदि इतने सारे फैक्टर्स थे और बिपिन चंद्रा भी कहते हैं कि देश को आजाद कराने में मल्टीपल फैक्टर्स कारण थे, उनका कोटेशन कोट अनकोट में मैं पढ़ता हूँ। Indian independence was the result of a prolonged struggle involving diverse forms of resistance, mass movements, revolutionary activity, changes within the colonial state itself। यानी स्वयं हिस्ट्री के बड़े विद्वान विपिन चंद्रा का नाम आप सब लोग सुने ही होंगे। विपिन चंद्रा बोलते हैं कि मास मूवमेंट्स मल्टीपल फैक्टर्स की देन थी, उसमें से एक फैक्टर गांधी का मास मूवमेंट भी था। यदि ऐसी बात है तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या था कि अकेले गांधी को सिर्फ हीरो बनाने का प्रयास किया गया। निसंदेह वो हीरो थे, राष्ट्रपिता के लायक है, लेकिन एकमात्र जो बनाने का प्रयास किया गया वो क्यों किया गया और गांधी का क्या योगदान था, बाकी लोगों का क्या योगदान था, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। कोशिश होगी कि आप लोगों की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समझ और विकसित हो, आज के भारत के निर्माण के प्रति आपकी समझ और विकसित करने का प्रयास होगा। इसके लिए जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे सहयोग किया, कैसे इस आंदोलन को वो आजादी के किनारे तक लेकर गए। महात्मा गांधी का जो मूल योगदान था वो था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1857 के विद्रोह में आप देखेंगे कि राजे रजवाड़ों की बड़ी संख्या थी उस विद्रोह में, उस आंदोलन में। उसके बाद देखेंगे कि बड़ा एलिटिस्ट टाइप का आंदोलन था, बड़े बड़े रईस रजवाड़े हुआ करते थे। हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता के बारे में तो कहा गया, जो कांग्रेस की स्थापना में भी शामिल थे, कि जब वो चलते थे कहीं, यदि वो दिल्ली से शिमला जा रहे हैं, उनके यहाँ 12-12, 14-14 नौकरों की फौज जाती थी और अपने वो कोट का बटन भी खुद नहीं बंद करते थे। यहाँ तक कि एक बार महात्मा गांधी को उन्होंने अपने कोट का बटन बंद करने के लिए कहा। तो शुरुआती कांग्रेस एक अरिस्टोक्रेटिक कांग्रेस थी, जो समाज के सम्राट लोग थे, रईस लोग थे, वो इस कांग्रेस का भाग हुआ करते थे। और जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। यानी अब देश को आजाद कराने का जिम्मा सिर्फ अमीरों पे नहीं था, जमींदारों पे नहीं था, रजवाड़ों पे नहीं था। अब गांव का गरीब किसान भी अपना देश आजाद कराने के लिए सोचने लगा। दांडी मार्च में लाखों करोड़ों गरीब किसान, मजदूर, तमाम समाज के हर वर्ग के लोगों ने यात्रा की और नमक आंदोलन तोड़ा। गांधी ने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए भी ब्रिटिश के सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। ब्रिटेन को एक ऐसा साम्राज्य बना जो सिंपली उसे ओबे करने से रिफ्यूज करने लगा। उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उनका असहयोग आंदोलन था और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन बना। इन सारे आंदोलनों ने जनता को इतना मोबिलाइज किया कि ब्रिटेन जिस जनता पे शासन करती थी वो जनता ही उसकी नहीं रही। दूसरा गांधी जी ने जो सबसे उनकी रणनीति का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। गांधी जी संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, फिर देखते थे कि उनका आंदोलन थक रहा है, लोग थक रहे हैं, वो एक विराम ले लेते थे, समझौता कर लेते थे और उस समझौते में अपने समर्थकों के लिए वो कुछ न कुछ लाभ निकाल लेते थे। जैसे असहयोग आंदोलन अचानक से उन्होंने समाप्त किया, लेकिन उस समाप्ति के बाद वो अपने
समर्थकों को बहुत हद तक ब्रिटिश अत्याचार से बचा सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ी मांग रखी, 2-4 मांगे फिर भी लेकर आए। तो गांधी का आंदोलन कभी भी बेकार नहीं जाता था। उनके समर्थकों को कुछ न कुछ लाभ मिलता था, ब्रिटेन कुछ न कुछ रियायतें देता था। इससे गांधी की सत्ता भारतीयों के मन में बैठती गई और भारतीयों ने उनके एक नए आंदोलन को स्वीकार किया। तीसरा ये था कि गांधी ने प्रतिरोध की एक अनूठी तकनीक निकाली। वो जानते थे कि ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित ब्रिटेन को हम मशीनों से, हथियारों से हरा ही नहीं सकते। उन्होंने आत्मिक बल का सहारा लिया, अहिंसा का सहारा लिया, जो उनका सत्याग्रह कहलाया। और सत्याग्रह एक ऐसा बल था कि अपने आप को सभ्यता का दावा करने वाला ब्रिटेन उसका कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे पा रहा था। तो इस प्रकार गांधी मशीन गनों से लैस ब्रिटेन को भी कहीं न कहीं हथियार विहीन की भांति कर दिया और भारतीय प्रतिरोध को दबाने में असमर्थ बनाया। तो गांधी के ये सारे योगदान थे जो निसंदेह भारत को आजादी के कगार पर लेकर गए। लेकिन गांधी के इस महान योगदान के साथ ही साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और अनेक सैकड़ों हजारों की संख्या में वो क्रांतिकारी जो सूर्यसेन दा के साथ शहीद हुए, खुदीराम बोस जैसा बच्चा जो इतनी कम उम्र में अपने आप को शहीद किया, इनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। उनके अधिकारियों के मन में वो डर भर दिया कि अब शासन करना आसान नहीं है। उनको कभी भी चैन और शांति से उन्होंने शासन नहीं करने दिया। उनके शोषण और लूट पे हमेशा रोक लगाई। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन को साम्राज्य चलाने का जो बोझ था वो बढ़ता गया, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे मानसिक रूप से। इन क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटेन की हर मोर्चों पे खिलाफत की गई और उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। इन्होंने अपने समर्पण और आत्म बलिदान का वो प्रतिरूप तैयार किया कि भारतीय रोआ-रोआ भी उनके प्रति ऋणी रहा और अनेकों भारतीयों को उनसे प्रेरणा मिली कि कैसे भारत की आज़ादी, अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया जाता है। इसके साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक बड़े नेता थे, उन्होंने अलग होकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उपयोग करके ब्रिटेन को उसके ही युद्ध में हराने का निर्णय लिया और कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन को बहुत कमजोर किया। उसके रिसोर्सेज को डाइवर्ट कराया और उसका साम्राज्य जो ऑलरेडी द्वितीय विश्व युद्ध के कर्जों के बोझ तले दब रहा था, वो और कमजोर हुआ और स्वतंत्रता के बाद उसे वो साम्राज्य चला पाना बड़ा मुश्किल होने लगा। और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध ने जो ब्रिटेन को कमजोर किया, उसके महत्व को तो हम भूल ही नहीं सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो संपूर्ण विश्व में एंटी कॉलोनियल माइंडसेट आता है। जो कॉलोनियल कंट्रीज थे जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब युद्ध में छत-बिछत हो चुके थे और एक नया देश इमर्ज कर रहा था जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि इन लोगों की कॉलोनीज बनी रहे। वो चाहता था कि कॉलोनीज टूटे ताकि उसका अमेरिकनिज्म, उसका डॉलर फैल सके। इस कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव था कि आप लोग कॉलोनीज को खत्म करिए, कॉलोनीज को फ्री करिए, उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। ये भी दबाव महत्वपूर्ण था जिससे भारत को आज़ाद होने में सहयोग मिला। और आज़ादी के पहले एक लीथल ब्लो जो ब्रिटिश को मिला वो ये था 1946 का इंडियन नेवी का विद्रोह। इंडियन नेवी के विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि साम्राज्य को बनाने का जो सबसे बड़ा उपकरण था, अब वो उपकरण ही उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने का कारण बनने वाला है। यानी जो ब्रिटिश सेना ब्रिटिश साम्राज्य को बना रही थी, अब उसी नेवी और ब्रिटिश सेना में राष्ट्रवाद फैल चुका था। अब ब्रिटिश उपनिवेशवाद को और भारत में वो नहीं रहने देगी। इस कारण से एक ब्रिटिश साम्राज्य के सस्टेनेबिलिटी, उसको बनाए रखने में प्रश्न चिन्ह उठ गया। सुगाता बोस, जो एक बड़ी हिस्टोरियन है, बोस फैमिली से आती है, वो लिखती है, द इंडियन नेशनल आर्मीज ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट वाज साइकोलॉजिकल। इट सैटर्ड द मिथ ऑफ इंडियन लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन। उनका कहना है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उनका ये विद्रोह, ये आंदोलन कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक के कारण बना कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रिटिश सेना की लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन के प्रति है। कि जब आपकी सेना ही अपनी नहीं रही, आपकी पुलिस अपनी नहीं रही, आपकी जनता अपनी नहीं रही,
आप फिर क्या करने के लिए इस देश में हैं? चलिए निकलिए। हुआ यही, और इन सारे फैक्टर्स के कारण भारत आजाद हुआ। अब आपने देख लिया कि सारे फैक्टर्स कौन-कौन से थे जो भारत को आजाद किए। ये अच्छी बात है कि इतिहास विभिन्न कारकों पे आश्रित रहता है और देश आजाद होता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या था कि गांधी को अकेला भारत का स्वतंत्रता सेनानी बनाने का प्रयास किया गया? इसका एक रीज़न पॉलिटिकल हो सकता है। दूसरा ये है कि जब मास में आप कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट बड़ी संख्या में करते हैं, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल थियरीज़ को लेके नहीं जा सकते आप। यदि आप बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स को सुगाता बोस, विपिन चंद्रा, सुमित सरकार और वगैरह-वगैरह को कोट करेंगे, तो जनता आपकी स्पीच को 2 मिनट नहीं सुनेगी। इसलिए उनको एक सिम्प्लिफाइड हिस्ट्री सुनाई जाती है, जिससे वो आसानी से समझ सके, आसानी से बातें उन तक पहुँचे। दूसरा ये है कि एक हीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया में हमेशा से रहा, हीरो एंड विलेन, राम और रावण। तो एक हीरो बनाना ही था। यदि रावण अंग्रेज थे, तो राम भी कोई होना चाहिए। इस तरह की सिंप्लीफाइड हिस्ट्री जनमानस में फैलाई गई, ताकि जनमानस इजीली स्वतंत्रता आंदोलन को समझ सके, उसको पचा सके। लेकिन ये खुशी की बात है कि भारत का इतिहास अत्यधिक समृद्ध और रिच इतिहास है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस तरह की जो बातें हैं, इतिहास के पहलू हैं, इसके मिथ हैं, उसको समझने के लिए, अपने आप को जागरूक बनाने के लिए जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। हमें सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। थैंक यू।